नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले त्रिपुरी संकट। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे, 1944 तक। लेकिन थोड़ा सा बैक आते हैं क्योंकि वो एक स्टोरी चल रही थी पूरे फ्लो में, तो उसको हमने कंप्लीट किया। अब थोड़ा सा बैक आते हैं, एक अनदर जो चल रहा है दूसरी चीज, उस घटना पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। त्रिपुरी संकट, इसका 2-3 बार हमने पहले भी जिक्र किया था जब हम इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन पढ़ा रहे थे। त्रिपुरी में सेशन हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस जीते थे और फिर गांधी जी से थोड़ा सा मतभेद हो गया था, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। पूरा डिटेल में जानेंगे। उसके बाद आगे चलकर वो मिल जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी से और उसका नाम रख देते हैं आजाद हिंद फौज। फिर आपने कई कहानियां सुनी होंगी कि जापान से वो सेना को लीड कर रहे थे, एक पूरी सेना बनाई थी। तो ये सारी घटना का आज हम पूरा देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में क्या देखा था, एक बार जरा सा 1 मिनट के लिए रिकैप कर लेते हैं। हमने ये देखा था क्विट इंडिया मूवमेंट और सीआर फार्मूला, राजगोपालाचारी फार्मूला या राजाजी फार्मूला जिसको बोलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट हमने बताया, गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था और एक तरह का ये वायलेंट पूरा मूवमेंट था। बहुत हिंसा हुई थी और बहुत लोगों ने इसका साथ भी नहीं दिया था क्योंकि हिंसा थी, और गांधी जी ने इसका साथ दिया था। पहला ऐसा मूवमेंट जिसमें हिंसा में गांधी जी ने साथ दिया हो। फिर इसके बाद काफी हद तक सक्सेस था। राजगोपालाचारी ने आगे फार्मूला दिया कि हिंदू और मुस्लिम, जो मुस्लिम लीग है, पहले एक साथ मिल जाए और एक साथ मिलकर आजादी ले ले अंग्रेजों से। उसके बाद हम देखेंगे मुस्लिम लीग, हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या करना है फिर डिसाइड करेंगे। कुछ ऐसा फार्मूला दिया, लेकिन जिन्ना ने मना कर दिया, बोला नहीं, कुछ बाद में डिसाइड नहीं होगा, अभी डिसाइड करो कि पाकिस्तान बनेगा तब हम साथ में आजादी लेंगे, वरना ऐसे ही चलने दो। तो ये फेल हो जाता है आगे चलकर। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा बैक जा रहे हैं और वापस देखने वाले हैं त्रिपुरी संकट 1939 से लेकर 1944 तक। ये पूरा एक अलग सेशन, पूरा सुभाष चंद्र बोस जो लीड कर रहे थे भारत से हटकर। वो देखिए, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अभी तक हम पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस जब हटते हैं तो वो कैसे कैसे आगे प्रोसीड करते हैं। जर्मनी जाते हैं पहले, फिर सिंगापुर जाते हैं, फिर जापान जाते हैं, और कैसे बाहर से भारत का समर्थन दे रहे थे। वहीं से उन्होंने महात्मा गांधी को बोला था राष्ट्रपिता, वहां से उन्होंने उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरा चीज जो है इसके बारे में जाने की, बाहर से कैसे लीड किया। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर आज होने वाला है और बिल्कुल हम लोग आजादी की तरफ मूव कर रहे हैं और अपनी मॉडर्न हिस्ट्री एक तरह से समापन की ओर बढ़ रही है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, पिछली क्लासेस आपको पसंद आ रही हो, और अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। हम आपसे दावा करते हैं आपको क्लास जरूर से जरूर पसंद आएगी। आप अपने आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और पुरानी सारी क्लासेस देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन नोट के साथ। तो देखिए, त्रिपुरी संकट एंड फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। 1938 के सेशन की बात करते हैं। यह हुआ था हजारीपुरा में, जिसमें प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन्होंने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बैठाई थी जिसके चेयरपर्सन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सब कुछ सही चल रहा था 1938 का। लेकिन अगला सेशन आता है 1939 का, जो कि होता है त्रिपुरी में, और वोटिंग होती है एक बार फिर से, जिसमें सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे और एक खड़े थे पत्ताभी सीतारामैया। क्या नाम है? पत्ताभी सीतारामैया। और इनको सपोर्ट कर रहे थे कौन? गांधी जी। 2 लोग खड़े थे। कौन प्रेसिडेंसी संभालेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की? 1939 की। और जीत जाते हैं इसमें सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जब जीत जाते हैं, ये जाते हैं गांधी जी से मिलते हैं और एक कमेटी बनती है ना, जैसे भी कोई भी चुनाव जीतता है, जैसे अपनी पीएमओ ऑफिस जिसको बोलते हैं ना, पीएमओ, और पूरी उनकी एक कमेटी होती, कितने उनमें ऑफिसर, कौन कौन से अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। तो वैसे एक कमेटी उस समय बनती थी, उसकी राय मांगने जाते हैं कि किसको किसको रखा जाए, किसको क्या मिनिस्ट्री दी जाए। ऐसा तो गांधी जी बोलते हैं आप जीते हैं, आप कमेटी बनाओ, हमसे क्यों राय मांगते हो। मतलब एक तरह से गांधी जी रूड थे, मतलब रूड बिहेवियर हो गया, वो थोड़ा सा मतभेद हो गया क्योंकि गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पत्ताभी सीतारामैया को और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो इस वजह से थोड़ा गांधी जी का मन थोड़ा सा खराब था। गांधी इस बात को लेकर सुभाष चंद्र बोस का मन खराब हो गया कि गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला, इतना रूड बिहेवियर क्यों दिखाया, और इसी के चलते सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया आईएनसी के प्रेसिडेंट की पोस्ट। भाई वो देश के लिए प्रेसिडेंट बने थे, देश संभाल रहे थे, ना कि भाजपा और कांग्रेस थोड़ी चल रही थी उस समय कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। उस समय तो था कि हमको देश को आजादी दिलानी है अंग्रेजों से। इस तहत सब कुछ काम हो रहा था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसी चीज को जाना जाता है त्रिपुरी संकट के नाम से, क्योंकि ये सेशन हुआ था त्रिपुरी में। ठीक है, आगे चलकर राजेंद्र प्रसाद ने टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनते हैं 1939 सेशन के लिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जब रिजाइन कर दिए
तो उसके बाद प्रेसिडेंसी खाली हो गई, तो इन्हें टेम्परेरी बेस में प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 1 साल के लिए प्रेसिडेंसी कौन संभालता है? राजेंद्र प्रसाद, जो अपने आने वाले फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग टीम बनाई, एक अलग कह सकते हैं ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, और वो वहां से अपना जो भी उनकी प्लानिंग थी उसके तहत वो करते थे। तो ये था पूरा त्रिपुरी संकट। अब देखिए सेकेंड टॉपिक जो हमने आज आपको बताया वो है हमारा इंडियन नेशनल आर्मी। ये क्या है और इससे कैसे मिलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस बारे में जानते हैं। तो देखिए इंडियन नेशनल आर्मी 1941 में सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह ने एक आर्मी बनाई, एक टीम बनाई, उसका नाम रखा इंडियन नेशनल आर्मी। उसको एक तरह से पूरी फौज जैसा तैयार किया कि हम लड़ेंगे, अंग्रेजों से लड़ेंगे। सिंगापुर में तैयार की, मतलब ये लड़ने के लिए तैयार की गई, इसीलिए इसका नाम क्या रखा इन्होंने? इंडियन नेशनल आर्मी, INA। किसने बनाई? कैप्टन मोहन सिंह ने। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस मत मार दीजिएगा इसमें आंसर। कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई। ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं रास बिहारी बोस 1941 में ही। सुभाष चंद्र बोस की बात बताते हैं, इन्होंने कब इसको ज्वाइन किया। सुभाष चंद्र बोस पहले तो 2 साल फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ भारत में वर्क करते रहे। उसके बाद ये चुपचाप निकल गए जर्मनी, बर्लिन वहां पहुंचते हैं 1941 में। एक मूवी है बोस, उसको आप देखिएगा, उसमें पूरा दिखाया गया कैसे कैसे ये भाग कर पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जान रहे थे ये खतरा है अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज इनको एक तरह से पा जाते तो गिरफ्तार करके जेल में डाल देते। इस वजह से ये चुपचाप भाग गए बर्लिन जर्मनी। और कब पहुंचे? 1943 में। और 1941 में पहुंचे जर्मनी, और 1943 में इन्होंने सिंगापुर चले गए और वहां ज्वाइन किया किसको? इंडियन नेशनल आर्मी को। इस तरह 2 साल पहले भारत में फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके बाद 2 साल जर्मनी से वर्क किया, और उसके बाद 1943 में सिंगापुर पहुंचकर INA को ज्वाइन किया। और यहां से INA को लीड करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहां से लीड कौन करेगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके पहले कौन कर रहे थे? कैप्टन मोहन सिंह। और इन्होंने नाम दिया इस आर्मी का आजाद हिंद फौज। अभी तक क्या नाम था? इंडियन नेशनल आर्मी। अब क्या नाम हो गया? आजाद हिंद फौज। और सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया दिल्ली चलो, और नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वहां से इन्होंने नारा दिया, जो भारतीय थे उनको मोटिवेट किया इतना ज्यादा कि इनके नाम से ही लोग मोटिवेट हो जाते थे, ये खड़े हो जाते थे, इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी। इनका एक अलग ही एटीट्यूड था, एक अलग ही पहचान थी। ये 2 नारे अगर आप अभी पढ़ लें, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर इसको जोश में अगर आप बोलते हैं, एक बार इसको बोलते ही हैं। ठीक है, तो ये 2 नारे किसके द्वारा दिए गए? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे देखते हैं। जुलाई 1944 में सिंगापुर रेडियो से संबोधित करते हुए जब एक अपना ये संबोधन दे रहे थे, भारत को पूरा संबोधन कर रहे थे कि उन्होंने एक पूरी सेना बना ली है और वो भारत की तरफ मूव कर रहे हैं और अंग्रेजों से टक्कर देंगे, बाहर से अंग्रेजों से लड़ेंगे, मोर्चा संभालेंगे। तो उसी संबोधन में इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया, फादर ऑफ द नेशन इन्होंने संबोधित किया था। कब? जुलाई 1944 में सिंगापुर रेडियो से। तब से हम जानने लगे, तब से हम बोलने लगे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर रिमाइंड करा दे आपको, महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? आपको हमने बताया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ये हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। तो राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस जापान जाते हैं और वर्ल्ड वार 2 में साउथ ईस्ट एशिया से अरेस्ट किए गए सोल्जर्स से मिलते हैं। देखिए, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था पैरेलल में 1939 से, हमने आपको बताया था। अब जितने भी साउथ ईस्ट एशिया से बात कर ली जाए, यहां से और एशिया का पूरा साउथ ईस्ट एशिया से जितने लोग गिरफ्तार हुए थे, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। जापान में कुछ लोग, जापान ने गिरफ्तार किया था कुछ लोगों को। तो जापानी कैदियों से मिलते हैं और जापान से प्रॉमिस करते हैं कि इन कैदियों को आप हमें दो, हम इनको ट्रेन करेंगे और आपकी मदद करेंगे वर्ल्ड वार 2 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो जापान तैयार हो जाता है। मूवी देखिएगा, बहुत ही अच्छे से दिखाया गया उसमें कैसे पूरा जो कैदी थे, भारतीय कैदी वहां पर थे या पूरे साउथ ईस्ट एशिया के जो कैदी जापान में थे, गिरफ्तार थे, जब ये पहुंचते हैं इनको देखते ही मोटिवेट हो जाते हैं और आजादी के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया रंगून और सिंगापुर में, 2 हेडक्वार्टर बनाए इन्होंने और पूरी एक तरह से सेना तैयार कर ली आजाद हिंद फौज नाम से। 3 सेना इनकी, 3 ब्रिगेड इन्होंने तैयार की थी। सुभाष ब्रिगेड जिसे जाना जाता था, एक का नाम था आजाद, एक का नाम था नेहरू और एक का नाम था गांधी। 3 ब्रिगेड इन्होंने तैयार करी थी। सुभाष ब्रिगेड क्या नाम था? आजाद, नेहरू और गांधी। आजाद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर और महात्मा गांधी के नाम पर गांधी। और एक इन्होंने वुमेन फौज भी तैयार की, एक महिला फौज भी तैयार की जिसका नाम रखा रानी झांसी। इसको लीड कर रही थी लक्ष्मी सेंगल।
ठीक है, नाम भी उनका लक्ष्मी था। और इस टीम का भी नाम क्या रखा, फौज का नाम क्या रखा, रानी झांसी। इंपॉर्टेंट, देखिए आगे से हम लोग सेलिब्रेट करते आए 12 नवंबर 1945 से आईएनए डे। ये एक अलग से नोट यहाँ पर लिख दिया। आता है आपके एग्जाम में, अगर आईएनए डे किस दिन से सेलिब्रेट करते हैं, अगर डे पूछा जाता है तो 12 नवंबर, कब से कर रहे हैं, 1945 से कर रहे हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, थोड़ा फैक्ट्स है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, ये जो फौज हमारी तैयार हुई है कैसे लड़ती है। अब ये लड़ना शुरू करती है। आईएनए जो हमारी आजाद हिंद फौज है या इंडियन नेशनल आर्मी की बात कर ले, इंडिया में आती है और अंडमान और निकोबार आइलैंड को कैप्चर कर लेती है। जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था उसको कब्जा कर लेती है। आपको पता है भारत के मैप में इधर पड़ता है, यहां पर की बात कर ले तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, वहां पर हमारे भारत के ही, उस पर अंग्रेजों का कब्जा था। उसको सुभाष चंद्र बोस की आर्मी ने कब्जा कर लिया और उसका नाम चेंज करके रख देते हैं। एक का नाम रखते हैं शहीद और एक का नाम रखते हैं स्वराज। शहीद किसका नाम रखा जाता है, अंडमान आइलैंड का, और स्वराज किसका नाम रखा जाता है, निकोबार आइलैंड। ये दो नाम हम परिवर्तन उसका उस समय कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ती है हमारी सेना। आईएनए और ब्रिटिश से सामना होता है पूरा जोर तोर से। तो आगे चलकर फिर ब्रिटिश थोड़ा भारी पड़ जाते हैं और आईएनए के कई लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, या यूं कहें कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। ठीक है, 1945 की ये घटना है जिसमें कि गिरफ्तार होते हैं पीके सिंघल और लक्ष्मी सिंघल। जैसा कि हमने बताया वुमेन की टीम की कमान कौन संभाल रही थी, लक्ष्मी सिंघल संभाल रही थी। तो पीके सिंघल और लक्ष्मी सिंघल वहां से गिरफ्तार किए जाते हैं। शाहनवाज खान गिरफ्तार किए जाते हैं। ये कमान संभाल लेते इंडो बर्मा फ्रंट की, जो इंडो बर्मा जो म्यांमार है ना, वहां पर से ये कमान संभाल लेते आईएनए की शाहनवाज खान। गुरबख्श सिंह ढिल्लो ये भी गिरफ्तार किए जाते हैं। ये लोग आईएनए के प्रमुख लीडर थे जो अलग अलग एक टुकड़ी संभाल रहे थे। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनका केस चलाया जाता है लाल किला दिल्ली के अंदर। इसको रेड फोर्ट ट्रायल नाम से भी जाना जाता है। कोई गिरफ्तार करके कहां पर इनका केस चलता है, रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर। इस वजह से इसको रेड फोर्ट ट्रायल नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, रेड फोर्ट ट्रायल का कभी भी जिक्र हो तो आपको ये याद आना चाहिए ये फैक्ट। ठीक है, अब देखिए जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो भारत के जो प्रमुख वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर ले और मोतीलाल नेहरू की बात कर ले, तेज बहादुर सप्रू की बात कर ले, जो प्रमुख अपने जो वकील थे, इन्होंने इनका केस लड़ा। देखिए सुभाष चंद्र बोस का साथ दे रहे थे सारे लोग, भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग भी थे। उनको पता था सुभाष चंद्र बोस आईएनए छोड़कर गए हैं लेकिन देश के लिए वो वर्क कर रहे हैं बाहर से भी। तो इनको भुल्ला भाई देसाई सबसे पहले ज्वाइन करते हैं। जो भुल्ला भाई देसाई थे इन्होंने मेन इसके वकील थे। आगे देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया, आशा अली ने सपोर्ट किया, केएन काटजू ने सपोर्ट किया, तेज बहादुर सप्रू ने सपोर्ट किया और इन सब ने इनका केस लड़ा। ठीक है, उस समय इनका केस लड़ा और मुस्लिम लीग भी इसका सपोर्ट कर रही थी। यहां तक देखिए सुभाष चंद्र बोस में कितना दम था, मुस्लिम लीग भी इनका सपोर्ट कर रही थी। तो ये सब चीज थी। आगे चलकर केस होता है, जीतते हैं कुछ हारते हैं, तो वो सब होता है। ये था हमारा पूरा क्या इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या था। आगे कहते हैं कि 18 अगस्त 1945 को ये फार्मोसा आइलैंड से जा रहे थे टोक्यो जापान के लिए रवाना होते हैं प्लेन से, और प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये अनसुलझी गुत्थी है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, कुछ कहते हैं नहीं वो वहां से भी भाग निकले और वो जिंदा थे आगे चलकर काफी सालों तक, और कहते हैं रशिया में देखे गए। और बहुत इसकी अलग थ्योरी है, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको YouTube में सर्च करिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलेगी, बहुत मजा आएगा देखने में। बहुत सारी कहानियां हैं कि सुभाष चंद्र बोस आगे चलकर जिंदा थे, रशिया में थे, क्या क्या हुआ। इंदिरा गांधी भी जानती थी ये बात आगे चलकर 1974 में। मतलब ये सारी कहानियां हैं, इसको आप सर्च करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये प्लेन क्रैश जानबूझ कर करवाया गया था सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए, और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। ऑफिशियली हम मानते हैं कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए थे प्लेन क्रैश में, प्लेन दुर्घटना। ये ऑफिशियली हम मानते हैं क्योंकि आगे कोई साक्ष्य रियल नहीं मिलते, कहानियां जरूर है बट कोई साक्ष्य रियलिटी में नहीं मिलते। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में जाना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कैसे वो कांग्रेस से हटते हैं, त्रिपुरी संकट होता है, त्रिपुरी से फिर रिजाइन करते हैं, आगे चलकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फिर आईएनए में शामिल होते हैं और जापान जाते हैं, बेहतरीन सेना बनाते हैं आजाद नेहरू गांधी नाम से, रानी झांसी नाम से, और बाहर से कैसे भारत का सपोर्ट करे थे। बहुत ही बहादुरी से इन्होंने सपोर्ट किया था। ऐसे इनको हम नेताजी नहीं बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा बहादुर। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको कैसा लगा, वीडियो समझ में आ रहा है, क्लासेस समझ में आ रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा।
अगले लेक्चर में हम देखेंगे आगे हमारा आंदोलन कैसे मूव करता है। अब यूं समझिए कि बिल्कुल आजादी की तरह पे अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए हैं। अब आगे से अगली क्लास में हम देखेंगे अंग्रेज प्रपोजल भेजते हैं कि आपको हम आजादी कैसे कैसे दिला सकते हैं। ट्राई कर रहे थे अभी भी हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के, लेकिन वो दिला नहीं पाते, यहाँ पर फूट डाल नहीं पाते। 2 ही 3 साल के अंदर उन्होंने भारत को छोड़ दिया आगे चलकर। तो ये बहुत ही जल्दी मतलब आजादी की तरफ हम मूव करने वाले। कुछ ही क्लास बाकी है, 4 से 5 क्लास आप कह सकते हैं, और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी समाप्त होने। तो आई होप आप लोग को पूरी क्लासेस बहुत अच्छी समझ में आ रही हो। समझ में आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कि और लोगों जगह तक ये पहुंचे। तो कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप लर्निंग।